अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखेंगे और साथ ही हम उनको वेन डायग्राम्स में भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू दिस, सेट A और सेट B। ये हमें 3 सेट दिए गए हैं और हमें ये डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कही हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आपकी बुक पर पेज नंबर 41 पर यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो किसी भी क्वेश्चन में दिए गए सारे सेट से एक बड़ा सेट होता है, जिसमें सारे सेट से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन में मौजूद किसी भी सेट से सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होते हैं। जो सबसे बड़ा सेट होता है इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। बाकी तमाम सेट्स क्वेश्चन में दिए गए बाकी तमाम सेट्स इस सेट के सब सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में U, A और B ये 3 सेट बिल्डर मेथड में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट U में हमें बताया गया है X सच दैट X इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी सेट U में जो नंबर्स आने हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 30 से लेस है, यानी x की वैल्यू 0 से 30 के दरमियान है और 30 भी शामिल है। और ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं 2 के टेबल पर आते हैं, यानी 2, 4, 6, 8 और इसी तरीके से चलते जाएं तो 30 तक। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, जबकि x 0 से ग्रेटर है और यहाँ पर x लेस देन 30 और इक्वल टू 30। x 30 से लेस है या 30 के इक्वल है, इसलिए हमने 30 को शामिल करना है। उसके बाद हमारे पास सेट A है और सेट B है। सेट A में लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी सेट A में वो नंबर्स आने हैं जो 6 के मल्टीपल्स हैं, जो 6 के टेबल पर आते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमें कहा गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B इन टेबुलर फॉर्म। सेट A और B में एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सेट A में जो नंबर्स आने हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं। ये आएंगे 6 का टेबल पढ़ते जाएं, 6, 12, 18, 24 और 30, ये सेट A के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेट B के एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट B में हमें बताया गया है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। सेट B में 8 के मल्टीपल्स आने हैं, यानी 8 का टेबल पढ़ते जाएं तो जो नंबर्स आएंगे वो लिखते जाएंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। अब अगर 8 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे वो आएगा 32 और 32 30 से बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में बड़े से बड़ा नंबर 30 है। तो हमने A और B इस सेट U के सब सेट होंगे, तो हमने सेट A और B में 30 से बड़ा नंबर नहीं लिखना। तो ये हमारे पास A और B टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। सब सेट्स में यूनिवर्सल सेट से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। सेकंड पार्ट में हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड करने को कहा गया है, तो हम A और B का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, सबसे पहले A लिखा हुआ है, हम A वाला सेट लिखेंगे 6, 12, 18, 24 और 30। उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये उल्टा U इंटरसेक्शन का साइन है। उसके बाद B, सेट B के एलिमेंट्स हैं 8, 16 और 24। अब दो सेट्स का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स,
इन दोनों सेट्स में ये 24 और 24 कॉमन है। इसके अलावा इस सेट में 8 है, इस सेट में 8 नहीं है, इस सेट में 16 है, इस सेट में 16 भी नहीं है। सिर्फ 24 इन दोनों सेट्स में कॉमन है। और इंटरसेक्शन में हमेशा दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स एक जैसे एलिमेंट्स लिखते हैं। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी वेन डायग्राम बनानी है। ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनानी है। तो याद रखें वेन डायग्राम के लिए जो रेक्टेंगल होती है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर U हमारा यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 2 से लेकर 30 तक इवन नंबर्स हैं। तो इस रेक्टेंगल के अंदर तो 2 से लेकर 30 तक इवन नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन उन सारे नंबर्स में से कुछ नंबर्स 2 से लेकर 30 तक सारे नंबर्स में से कुछ नंबर ए के अंदर हैं और कुछ नंबर बी के अंदर हैं। तो इन 2 से लेकर 30 तक नंबर्स में से जो नंबर्स हमारे पास ए के अंदर हैं उसे हम ए वाले सर्कल में लिखेंगे, और जो नंबर्स हमारे पास बी वाले सेट में हैं उसे हम बी वाले सर्कल में लिखेंगे। और जो नंबर्स दोनों में कॉमन हैं, जैसे इन दोनों में 24 कॉमन है, उसे हम इन दोनों सर्कल्स के कॉमन पोर्शन में लिखेंगे। जैसे हमारे पास सेट ए में है 6, 12, 18, हम यहाँ पे लिखेंगे 6, 12, 18। उसके बाद है 24 ए और बी दोनों में कॉमन है, इसलिए 24 को कॉमन पोर्शन में लिखेंगे। उसके बाद 30, ये हमने सेट ए के एलिमेंट्स को सेट ए में लिख लिया। अब सेट बी के एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं? 8, 16 और 24। क्योंकि 24 दोनों में कॉमन है इसलिए इसको सेट ए और बी के कॉमन एरिया में, कॉमन पोर्शन में लिख दिया है। तो सेट यू के एलिमेंट्स में से हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जो बाकी बच गए हैं, जो ना ए के अंदर मौजूद हैं ना बी के अंदर मौजूद हैं, उसे हम यहाँ पर बाहर रेक्टेंगल में किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 बच गया है, 4, 6 हमने लिख दिया है, 8 लिख दिया, उसके बाद 10, 12 लिख दिया है, 14 रह गया, 16 लिख दिया है, 18 लिख दिया है, 20 रह गया, 20 के बाद 22 रह गया है, 24 लिख दिया है, 26, 28 लिख दिया, और 30 हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है सेट यू, ए और बी के मुताबिक। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनानी है, ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनानी है, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों का कॉमन पोर्शन, तो उसके मुताबिक हम इधर जिस एरिया में 24 लिखा है इस एरिया में शेडिंग कर देंगे। इसका मतलब है ये हमारा ए और बी का कॉमन पोर्शन है। याद रखें स्टूडेंट्स, हमने सेट यू के सारे एलिमेंट्स को इस रेक्टेंगल में लिख दिया है। उन सारे नंबर में से जो नंबर ए में थे उसे ए वाले सर्कल में लिख दिया है, और जो नंबर बी वाले में थे उसको बी वाले सर्कल में लिख दिया है। वो नंबर्स सेट यू के वो नंबर्स जो ना ए में थे ना बी में थे उसको हम रेक्टेंगल में किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। अगर आप इन सर्कल को इग्नोर करके देखें तो ये सारे के सारे नंबर्स सेट यू के भी सेट यू में लिख दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सेट यू है हमारे पास x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 150। तो इस सेट को पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। इस सेट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इंटीजर हैं, और इंटीजर कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 150 तक, और इसमें 0 शामिल नहीं है। तो 0 से बड़ा इंटीजर होता है 1, 1, 2, 3, और इसी तरतीब से चलते जाएंगे तो 150 तक। यहाँ पर इसके नीचे इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है 150 इस सेट में शामिल है। यहाँ पर इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब है 0 इस सेट में शामिल
नहीं है। ये हमारे पास है सेट यू। उसके बाद ये हमारे पास है सेट जी और एच। सेट जी है हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m एंड m इज बिटवीन 0 एंड 12। इसका मतलब है सेट जी के जो नंबर्स आने हैं वो 2 की पावर में m की जगह पर इंटीजर्स 0 से लेकर 12 तक इंटीजर्स पुट करते जाएंगे, तो जो 2 की पावर का आंसर आएगा वो इस सेट में लिखेंगे। यानी 2 की पावर m है हमारे पास, 2 की पावर m में 0 से लेकर 12 तक 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर 12 तक जो भी आंसर्स इस सेट में आएंगे वो लिखेंगे। लेकिन याद रखना है हमारा कोई भी आंसर 150 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी और एच यू के सब सेट हैं और सब सेट के पास यूनिवर्सल सेट से बड़े नंबर नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट जी के एलिमेंट्स। सेट जी के एलिमेंट्स में हम यहाँ पर 2 की पावर में 0 लगाया तो उसका आंसर आएगा 1। 2 की पावर में यहाँ पे 1 लिखा तो उसका आंसर आया 2। 2 की पावर में 2 लिखा तो उसका आंसर आएगा 4। और 3 लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा 8। 2 की पावर 4 का आंसर 16। 2 की पावर 5 का आंसर 32। 2 की पावर 6 का आंसर 64। 2 की पावर 7 का आंसर 128। और अगर मैं 2 की पावर 8 लगाता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 256 और वो नंबर 150 से बड़ा नंबर है। और हमने जी और एच के अंदर 150 से कोई भी बड़ा नंबर नहीं लिखना, क्योंकि जी और एच सेट यू के सब सेट हैं। अब हमारे पास है सेट एच। एच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। एक्स में एच में हम ऐसे नंबर्स लिखेंगे जो नंबर्स का स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। इन सारे नंबर्स का स्क्वायर लेकर जो आंसर आएगा वो आंसर हमने सेट एच के अंदर लिखना है। 12 का स्क्वायर आता है 144 और अगर 13 का स्क्वायर लेते हैं तो आ जाता है 169, जबकि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 150 है। हमने 150 से छोटे नंबर्स जी और एच के अंदर लिखने हैं, इसलिए हम इन सारे नंबर्स का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169 होता है, वो 150 से बड़ी वैल्यू है, वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। उसने कहा था लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। हमने जी और एच को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद है हमारे पास इनका यूनियन फाइंड करना है। फाइंड जी यूनियन एच। तो हमने जी और एच का यूनियन फाइंड करना है। हम लिखते हैं जी यूनियन एच इज इक्वल टू, जी की जगह पे जी वाला सेट लिख देना है। सेट जी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 से लेके 128 तक जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। और यूनियन सेट एच लिखना है हमारे पास। सेट एच के नंबर्स हैं हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और उसके बाद 121 और 144। इन दोनों सेट्स का हमने
यूनियन लेना है। तो दो सेट्स का जब यूनियन लेते हैं तो इसका मतलब है दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख दें। और ऐसे नंबर जो जी में भी हैं और एच में भी हैं, दोनों में सेम सेम नंबर हैं, उनको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। इसलिए 1 यहाँ पर ही है, 1 यहाँ भी है, लेकिन आंसर में एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 को एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तरतीब के साथ लिखते जाएंगे। उसके बाद 16 इधर भी है और इधर भी है, लेकिन आंसर में एक ही बार लिखेंगे। 16 के बाद यहाँ पे 25 है, 36 है, 32 है हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद 36, 49, 64, 81, 100 और 121, 128 यहाँ पर है और 144 यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। हमने जी और एच दोनों सेट्स के नंबर्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख दिया है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास जी और एच का इंटरसेक्शन लेना है। तो जी इंटरसेक्शन एच का मतलब है जी की जगह पे जी वाला सेट लिख दें। जी वाला सेट है हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। इंटरसेक्शन हमारे पास सेट एच है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स को एक सेट में अलहदा करके लिख देते हैं। अब देखना है वो कौन से नंबर्स हैं जो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, दोनों में कॉमन सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। एक 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर भी है, एक 1 आ गया। 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, 4 लिख दिया। उसके बाद 16 इधर भी है और 16 इधर भी है, 16 लिख दिया। 64 इधर भी है, 64 इधर भी है, 64 लिख दिया। बस यही 4 नंबर्स इन दोनों सेट्स में कॉमन थे, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द सेट्स। एक सेट P है और एक सेट Q है। सेट P में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, लिखा हुआ है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x एक प्राइम नंबर है, यानी इस सेट के अंदर जो नंबर्स आने हैं वो प्राइम नंबर्स आने हैं। और x इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़े प्राइम नंबर्स, और x इज लेस देन इक्वल टू 20, और 20 से छोटे प्राइम नंबर्स। हम यहाँ पर 0 से 20 के दरमियान प्राइम नंबर्स आएंगे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यहाँ पे 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 प्राइम नंबर नहीं है। हमने इस सेट के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इसके नीचे इक्वल का साइन लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 20 आएगा, क्योंकि 20 प्राइम नंबर नहीं है। इस सेट में सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेट Q। सेट Q में हमारे पास है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210। हमने यहाँ पर इस सेट के अंदर वो नंबर्स लिखने हैं जो 210 को पूरा डिवाइड करेंगे। 0 से लेके 20 तक ऐसे नंबर जो 210 को पूरा डिवाइड करेंगे वो हम इस सेट के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले 1 210 को पूरा डिवाइड करता है। 1 हर एक नंबर को ही कंप्लीट डिवाइड कर देता है। उसके बाद आएगा 2, क्योंकि 210 इवन नंबर है इसलिए ये 210 को डिवाइड कर देता है। 3 भी 210 का डिवाइजर है, 3 भी 210 को पूरा डिवाइड कर देगा। उसके बाद हमारे पास 5
इसके आखिर पे 0 है, जिसके आखिर पे 0 होता है वो नंबर 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। ये नंबर 6 के टेबल पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो 6 भी इसका डिवाइज़र है। नेक्स्ट है हमारे पास 7, ये नंबर 210 7 पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो 7 भी इसका डिवाइज़र है। उसके बाद हमारे पास है 10, 10 भी 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। उसके बाद 14 और 15, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 210 को इन नंबर्स पर डिवाइड करें तो आंसर अगर पॉइंट्स वाला ना आया तो इसका मतलब है जिस नंबर से डिवाइड किया है वो इस सेट में लिख देना है। अगर 210 को किसी नंबर से डिवाइड करें और आंसर पॉइंट्स वाला आए तो इसका मतलब है वो नंबर 210 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, वो नंबर आपने इस सेट में नहीं लिखना। ये हमारे पास P और Q को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने इन दोनों सेट्स की मदद से P इंटरसेक्शन Q और P यूनियन Q फाइंड करना है। सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q फाइंड करते हैं। हमारे पास सेट P की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, आगे Q लिखा हुआ है तो सेट Q लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स यानी सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर भी है, लिख दें। यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पर भी है, 3 कॉमन एलिमेंट है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, 5 कॉमन एलिमेंट है। 7 यहाँ पर है, 7 भी यहाँ पर है, कॉमन एलिमेंट है। 11 इधर नहीं है, 13 यहाँ पर नहीं है, 17 इस सेट में नहीं है और 19 इस सेट में नहीं है। यानी 2, 3, 5, 7 ये दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट से ये हमने आंसर में लिख दिए। नेक्स्ट है हमारे पास P यूनियन Q। हमने P और Q का यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले P लिखा हुआ है, हम P के नीचे P वाला सेट लिख देते हैं। P वाला सेट है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। फिर यूनियन का साइन और इसके बाद सेट Q है, Q वाला सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के नंबर्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख देते हैं। 1 इधर है, तरतीब से लिखेंगे तो 1 पहले लिख देंगे, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। वो नंबर जो दोनों में सेम हो उसको एक ही बार लिख देंगे। 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, लेकिन आंसर में 3 को एक ही बार लिखेंगे। 5 उसके बाद 6 इधर है, 7 दोनों सेट्स में है तो एक ही बार लिख दिया। यहाँ पे 5, 6, 7। उसके बाद 7 के बाद हमारे पास आ गया 10 यहाँ पर और 11 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, 14, 15 उसके बाद 17 और 19। ये हमने दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख दिया। ये P और Q का यूनियन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर हमें A और B दो सेट दिए गए हैं। इन दो सेट्स की मदद से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स ये आपने खुद याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, यानी A और B या B और A का यूनियन लिया जाए तो इनका आंसर हमेशा इक्वल आता है। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यानी अगर दो सेट्स की तरतीब चेंज करके भी इंटरसेक्शन लिया जाए तो इनका आंसर हमेशा इक्वल आता है।
ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये आपने खुद जुबानी याद रखनी है। हमारे पास पार्ट 1 है, सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 4 6 8 10। हमने यहाँ पर पहले ए यूनियन बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करनी है। उसके लिए हम ए यूनियन बी लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी में हमारे पास 1 2 3 पहले ए लिखा है तो ए वाला सेट लिख दें 1 2 3 4 5 यूनियन बी। बाद में बी लिखा है बी वाला सेट 4 6 8 10। यहाँ पर इन दोनों का यूनियन लेंगे, आंसर आएगा हमारे पास। यूनियन में दोनों सेट्स के नंबर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं 1 2 3 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आंसर में एक ही बार लिखेंगे 5 6 8 10। वो नंबर्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों उसको यूनियन में एक ही बार लिखते हैं। ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर है। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। नेक्स्ट है हमारे पास बी यूनियन ए। अब हमने बी की वैल्यू पहले लिखनी है। बी की वैल्यू है 4 6 8 10 और यूनियन ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5। इनका हमने यूनियन लेना है तो इसके यूनियन में इन दोनों सेट्स के नंबर्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद 6 8 10 6 8 10 यहाँ पे लिख दिया। इसको हम नाम देते हैं 2 का, बी यूनियन ए। अब पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी का आंसर निकाला, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 10 और यहाँ पर भी आंसर आया 1 2 3 4 5 6 8 10। हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि ए यूनियन बी का आंसर बी यूनियन ए के इक्वल है। इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई हो गई। आखिर भी लिख दें हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाइड। अब हमने ए और बी की मदद से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले हम ए वाला सेट लिखते हैं। सेट ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 और फिर इंटरसेक्शन का साइन। फिर सेट बी है हमारे पास 4 6 8 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में दोनों सेट के में से कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास 4 और सिर्फ इन दोनों में 4 ही कॉमन है। उसके बाद हम बी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, अब बी पहले लिख दिया, ए बाद में, तो अब बी वाला सेट भी पहले लिख देंगे, यानी 4 6 8 10 पहले लिख देंगे। इंटरसेक्शन ए बाद में लिखा है, ए वाला सेट बाद में लिख दें। 1 2 3 4 5। अब देखते हैं इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। इसके अलावा 6 इधर है, इधर 6 नहीं है। 8 और 10 इस सेट में है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 4। इसको कह दें 1 और इसको कह दें 2। और फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें नज़र आ रहा है, इट इज़ क्लियर दैट के ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें एक सेट n दिया गया है और एक सेट z दिया गया है। n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1 से लेकर
1 2 3 एंड सो ऑन, इसी तरतीब से नंबर आते हैं। और सेट Z में हमारे पास सेंटर में 0, 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी तरतीब से। और 0 की लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेट n के जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 से लेके आगे सारे, वो सारे के सारे इस सेट में मौजूद हैं, सेट Z के अंदर। इसका मतलब है सेट n के सारे एलिमेंट्स सेट Z में मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेट n है वो Z का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सेट n के सारे एलिमेंट्स सेट Z में मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि n Z का प्रॉपर सबसेट है। तो जब हम किसी सबसेट और सुपरसेट का यूनियन या इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास बड़ी आसानी से आंसर आएगा। हम लिखते हैं n यूनियन Z, n और Z का हमने यूनियन लिखना है। हम लिखते हैं एज n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Z, क्योंकि जो n है वो Z का प्रॉपर सबसेट है। इसलिए अगर n और Z का यूनियन लेंगे तो आंसर हमेशा Z आएगा। एक सबसेट और एक सुपरसेट का जब यूनियन लेते हैं तो आंसर हमेशा सुपरसेट आता है। तो ये हमारे पास n यूनियन Z का आंसर आ गया Z। इसी तरीके से अगर हम Z यूनियन n का आंसर लेते हैं, इनका यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा Z। यानी n और Z की तरतीब जैसे मर्जी चेंज करके यूनियन ले लें, इनका आंसर हमेशा सेम आएगा। आंसर में हमेशा सुपरसेट आता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें, और आखिर पे लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 n यूनियन Z इज इक्वल टू Z यूनियन n। इसको सॉल्व करने के लिए हम इनके एलिमेंट्स लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। और क्योंकि Z बड़ा नंबर है, इसके सारे नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनका यूनियन लेंगे तो हमेशा Z वाला सेट ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। n इंटरसेक्शन Z और Z इंटरसेक्शन का आंसर इक्वल आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं n जो है वो प्रॉपर सबसेट है Z का। इसलिए जब हम n और Z का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में आएगा n, क्योंकि जब एक सबसेट और एक सुपरसेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा सबसेट आंसर में आता है, क्योंकि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के जब कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो 1 2 3 से लेके सो ऑन और 1 2 3 से लेके सो ऑन, ये सारे नंबर कॉमन हैं। तो इसलिए जब इनके आंसर लिखेंगे तो इसके कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 से आगे लेके आगे सारे नंबर आएंगे, और वो सेट है हमारे पास n। इसलिए हम आंसर में n वाला सेट आएगा। तो n इंटरसेक्शन Z का आंसर n आ गया। इसको हम 1 का नाम देते हैं। अगर हम Z और n की जगह चेंज करके आपस में जगह चेंज करके इंटरसेक्शन लें तो फिर भी इसका आंसर n ही आएगा। फिर भी इनमें कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 से लेके आगे सारे यानी नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे। इसको हम कह देते हैं 2 और लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 n इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन n, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गई। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें सेट A है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी सेट A के अंदर जो नंबर्स आने हैं वो रियल नंबर्स होंगे और x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, यानी इस सेट में जो नंबर्स आने हैं वो 0 से बड़े और 0 के इक्वल रियल नंबर्स आने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के सेट को हम सेट बिल्डर मेथड में तो लिख सकते हैं, लेकिन टेबुलर मेथड में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम यूं ही लिख दें। बस ये याद रखना है कि सेट ए के अंदर 0 से लेकर आगे पॉजिटिव रियल नंबर्स आने हैं, जबकि सेट बी क्या है, आर के इक्वल। आर का मतलब है
ऑल रियल नंबर्स, यानी इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स भी शामिल हैं, इसमें नेगेटिव नंबर रियल नंबर्स भी शामिल हैं। यानी सेट बी एक बड़ा सेट है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के रियल नंबर्स शामिल हैं, जबकि सेट ए में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स शामिल हैं। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। सेट ए में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं, सेट बी में पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के रियल नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ए यूनियन बी, ए अगर बी का यूनियन लेंगे तो आंसर में सेट बी आएगा क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो जब एक सबसेट और एक सुपर सेट का यूनियन लेते हैं तो आंसर में हमेशा सुपर सेट आता है। ये इसको हमने कह दिया 1। और अगर हम बी और ए का यूनियन लें फिर भी इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि ए बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, इसलिए ए यूनियन बी का आंसर या बी यूनियन ए का आंसर बी आएगा। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्योंकि रियल नंबर्स को भी हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते और इस सेट को भी हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आना चाहिए। हम पहले ए इंटरसेक्शन बी का आंसर फाइंड करते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए सबसेट है और बी सुपरसेट है। जब हम एक सबसेट और एक सुपरसेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर में हमेशा सबसेट आता है, इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट आंसर में आता है और यूनियन में हमेशा सुपरसेट आंसर में आता है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए आएगा और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी ए ही आएगा, क्योंकि सेट ए में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और सेट बी में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रियल नंबर्स शामिल हैं। तो सेट ए और बी में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स कॉमन हैं, यानी सेट ए के एलिमेंट्स। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that A intersection B is equal to B intersection A। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें एक सेट U, एक A और एक B, ये 3 सेट दिए हैं और इन 3 सेट्स की मदद से हमने वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने हैं और उसकी वेन डायग्राम बनानी है। याद रखें स्टूडेंट्स, ये आपको खुद याद रखने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? 2 डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। एक होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यूनियन लगाएंगे तो इक्वल के दूसरी साइड पर इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे तो इक्वल के दूसरी साइड पर यूनियन लगाएंगे। इक्वल के एक साइड पर पूरी ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा और दूसरी साइड पर अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा। ऐसे ही यहाँ पर पूरी ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा और दूसरी साइड पर अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने अलहदा भी याद रखने हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और इनका सलूशन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेट यू में हमें ए से लेकर जे तक लेटर्स दिए गए हैं और सेट ए में ए बी सी डी जी एच और सेट बी में सी डी ई एफ जे ये एलिमेंट्स हैं। इनकी मदद से अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी ए और बी का यूनियन लेंगे। तो सेट ए में एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी और जी एच, जबकि यूनियन सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ जे, ये एलिमेंट्स हैं। इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख देंगे, ए बी सी डी, सी और डी यहाँ पर भी है, एक ही बार लिख देंगे। उसके बाद आएगा ई एफ, उसके बाद यहाँ पे जी एच और यहाँ पर जे। हमने दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके तरतीब से एक ही सेट में लिख दिया है। ये ए यूनियन बी का आंसर है। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए यूनियन बी माइनस कर देना है, यानी जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उस सेट को यू में से माइनस कर दें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस करना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को माइनस करना है। और अगर ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाए तो इसका मतलब है यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। इसलिए सेट यू के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। इनका हम माइनस करना है, इसका मतलब है यू में से ये वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं। यानी इस तरह के जो भी एलिमेंट्स सेट यू में लिखे हैं वो निकाल दें, बाकी जो बच जाएंगे वो लिख दें। ए यहाँ पर है, ए नहीं लिखेंगे। बी सी डी यहाँ पर मौजूद हैं, ये नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। एफ जी एच और जे, सिर्फ आई को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो यहाँ से निकाल देने हैं। बस आई हमारे आंसर में आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट में आई। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। हमारे पास सेट ए और बी की वैल्यूज तो मौजूद हैं, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज मौजूद नहीं हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस कर दें, यानी सेट यू वाले एलिमेंट्स में से ए वाले एलिमेंट्स निकाल दें। सेट यू के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी और जी एच। यहाँ से हमने ये वाले एलिमेंट्स निकाल के बाकी एलिमेंट्स लिख देने हैं। ए बी सी निकाल देंगे, डी निकाल दिया, उसके बाद रह गया ई एफ जी और एच यहाँ पर मौजूद है, जी और एच नहीं लिखना। उसके बाद आई और जे, यानी हमने यू में से ए वाले एलिमेंट्स निकाल दिए, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो लिख दिए। यह आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को माइनस कर देना है। यू में से बी को माइनस करेंगे। सेट यू के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे माइनस सेट बी हमारे पास है सी डी ई एफ और जे। अब हमने इस सेट में से ये वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा ए बी।
सी और डी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ई और एफ भी मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। आगे आएगा हमारे पास जी, एच और आई, ये हमारे पास आया बी कॉम्प्लीमेंट। जे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जे नहीं लिखेंगे। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास ई, एफ, आई और जे। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास ए, बी, जी, एच और आई। तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में हमारे पास इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो ई, एफ और जे इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। आई इन दोनों सेट्स में मौजूद है, हम यहाँ लिख देंगे आई। इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया आई। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको हमने 1 और 2 का नाम दे दिया। आखिर पे लिख दें फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम। इसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये डायग्राम होगी और राइट हैंड साइड के लिए हम ये डायग्राम बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास देखें सेट यू में एलिमेंट्स हैं ए से लेकर जे तक, सेट बी ए के एलिमेंट्स ये हैं और बी के एलिमेंट्स ये हैं। सबसे पहले हमने इन एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है। तो क्योंकि ए और बी सेट यू के सबसेट हैं, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं, इसलिए यू यूनिवर्सल सेट है और ए और बी को सेट यू के अंदर ही हमने ड्रॉ किया है। अब देखते हैं ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ए वाले सर्कल में ड्रॉ कर लें, लिख लें, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो बी वाले सर्कल में लिख लें। तो ए के एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी। सी और डी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि सी और डी ये दो एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में मौजूद हैं। वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हैं उसको हम इन दोनों सेट्स के कॉमन पोर्शन में लिखेंगे, ए, बी, सी, डी, उसके बाद जी और एच। आप गौर करें तो ए वाले एलिमेंट्स को हमने ए वाले सर्कल में लिख लिया है। अब बी के एलिमेंट्स सी और डी को पहले ही मैंने बी वाले सर्कल में लिख दिया है और उसके बाद रह गया ई, एफ और जे। और सेट यू के एलिमेंट्स में से हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और जे लिख लिया है, आई नहीं लिखा। तो आई ना ए के अंदर है ना बी के अंदर है, तो आई को हम यू वाली रेक्टेंगल में लिख देंगे। यानी सेट यू के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर हमने यू के भी सारे एलिमेंट्स लिख दिए। उन यू के एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स ए में थे वो ए में लिख दिए और जो बी में थे वो बी में लिख दिए। बिल्कुल इस तरह की डायग्राम हम नीचे भी बना लेंगे, सेम टू सेम ए, बी, जी, एच और यहाँ पे सी, डी, ई, एफ और जे और आई इस पूरी रेक्टेंगल में कहीं पर भी लिख दें। ये बिल्कुल सेम टू सेम दो डायग्राम्स बना लेनी है। अब हमने शेडिंग के ज़रिए मुख्तलिफ लाइंस के ज़रिए शो करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है। ए यूनियन बी का मतलब है सेट ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो हम किसी भी तरह की लाइन से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या इटैलिक लाइंस की मदद से शो कर सकते हैं। ये लाइंस जो ए और बी के अंदर मैंने लगाई हैं, इसका मतलब है ये ए यूनियन बी को शो कर रही हैं। यानी जिस पोर्शन में, इस पूरी डायग्राम के जिस पोर्शन में ये वाली लाइन नज़र आ रही है वो ए यूनियन बी को शो कर रही हैं। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमने यू में से ए यूनियन बी को निकाल देना है। यानी ये पूरी रेक्टेंगल यू है, उसमें से ये ए और बी का यूनियन निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
ए यूनियन बी को निकाल देंगे, जो बाकी इस पूरी डायग्राम का बाकी पोर्शन बचेगा वो सारे का सारा हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ और ये बॉक्सेस, ये हमारे पास जहाँ पर भी मैं ब्लैक लाइंस लगा रहा हूँ ये वाला सारा पोर्शन हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि वो पोर्शन जहाँ पर इस तरह की लाइंस लगी हैं इसका मतलब है ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ब्लैक लाइंस वाला जो पोर्शन है, जो इस तरह की ग्रिड वाला पोर्शन है, स्क्वेयर्स वाला पोर्शन है, वो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये वाली लाइंस निकाल के जो बाकी पोर्शन है बाहर वाला वो सारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड के लिए डायग्राम। इसमें हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, यानी पहले हम u में से a को माइनस कर देते हैं। तो u में से a को माइनस करना है, इसका मतलब है हम u में से a को माइनस कर देंगे, यानी a वाले पोर्शन में शेडिंग नहीं करेंगे, इस तरह की लाइंस नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है u में से a वाला पोर्शन निकाल दिया है हमने, यहाँ पर शेडिंग कर दी है। सिर्फ ए वाले सर्कल में शेडिंग नहीं करनी, इसका मतलब है u में से a माइनस हो गया है। अब b कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है u में से b को माइनस करना है। इसका मतलब है अब u में से b को माइनस करना है, यानी b वाले सर्कल में शेडिंग नहीं करनी। u में से b को निकाल दें तो इसके लिए हम यूं लाइंस लगा रहे हैं। u में से b को निकालना है तो अब हमने b वाले पोर्शन पे शेडिंग नहीं करनी, u में से b को निकाल देना है। तो ये हमारे पास जो ब्लू लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जितने इस डायग्राम के जितने पोर्शन पर ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं ये बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिस पोर्शन पे ये वाली लाइंस लगी हैं उसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, और जिस पोर्शन पर ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हैं ये बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं। और इस पूरी डायग्राम का वो पोर्शन जहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों की लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो वाला पोर्शन इस डायग्राम का वो वाला पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। देखिए ए के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और बी के अंदर सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं, और ए और बी के सर्कल के बाहर हमारे पास इस तरह की लाइंस बन रही हैं। तो इस डायग्राम में जहाँ पर इस तरह की लाइंस लगी हुई हैं वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी हमारे राइट हैंड साइड के आंसर को शो कर रही हैं। यहाँ पर भी हमारे पास इस सर्कल को निकाल के बाहर वाला पोर्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, और यहाँ पर भी हमारे पास इन दोनों सर्कल्स को निकाल के बाहर वाला पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। तो डायग्राम से भी हमें नज़र आ रहा है कि दोनों डायग्राम्स में सर्कल के अलावा जितना भी पोर्शन है वो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है। इसका मतलब है दोनों डायग्राम्स में सेम पोर्शन लेफ़्ट साइड और राइट साइड को शो कर रहा है। इसका मतलब है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। लिहाजा आखिर भी लिख दें फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2। ये हमारी फिगर 1 है और ये हमारे पास फिगर 2 है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का आंसर इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास सेट ए है, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, आगे बी लिखा हुआ है तो बी की जगह पे बी वाला सेट लिख देंगे। बी वाला सेट है सी डी ई एफ जे। इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सी और डी। सी और डी इन दोनों में कॉमन हैं। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमने यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देना है, यानी सेट यू के एलिमेंट्स में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है। सेट यू का एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस आगे ए इंटरसेक्शन बी है तो ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख देंगे सी डी। अब हमने इस सेट में से ये वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं, तो बाकी क्या बचा वो लिखते हैं हमारे पास ए बी। यहाँ पे सी और डी लिखा है, इसका मतलब है यहाँ से सी और डी निकाल देना है। बाकी बच गया हमारे पास ई एफ जी एच आई और जे। ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको कह दें 1। उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस ए। सेट यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और माइनस सेट ए है हमारे पास ए बी सी डी और जी एच। अब यू में से हमने ये वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं, तो बाकी बचेगा हमारे पास ए बी सी डी, यहाँ से निकाल दिया। बाकी रह गया हमारे पास ई एफ जी और एच, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से जी और एच भी निकाल दें तो बाकी रह गया आई और जे। यू के एलिमेंट्स में से हमने ये वाले एलिमेंट्स निकाल दिए, जो बाकी बच गए वो लिख दिए। अब हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को माइनस करना है, तो सेट यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस इसमें से सेट बी माइनस कर देना है। सेट बी है हमारे पास सी डी ई एफ और जे। इसको माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा ए बी सी डी ई, यहाँ से निकाल दिया, बाकी रह गया सी डी ई निकाल दिया, और एफ भी यहाँ पर मौजूद है, एफ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास जी एच, जे यहाँ पर मौजूद है, जे नहीं लिखेंगे, बाकी बच गया आई। ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास ई एफ आई जे यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट है ए बी जी एच और आई, इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आएगा ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ए बी ई एफ जी एच आई जे, और यहाँ पर हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई जे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। आखिर पे लिख दें
फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। नेक्स्ट हम सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ए के एलिमेंट सेट ए में लिख देते हैं ए बी सी और डी, क्योंकि दोनों में सेम है, सी और डी बी में भी आता है और सी और डी ए में भी आता है, इसलिए इसको कॉमन पोर्शन में लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर आएगा जी और एच, क्योंकि जी ई और एफ ए में मौजूद नहीं हैं। अब हम बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। बी में मौजूद है सी डी ई एफ और जे, और क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट यू में मौजूद हैं, तो सेट यू में एक आई भी मौजूद है जो ना ए में है और ना बी में है। वो हम सेट यू वाली रेक्टेंगल में किसी भी जगह पर ए और बी के बाहर लिख सकते हैं। तो सेट अगर इन हम सर्कल्स को इग्नोर करके देखें तो यू के सारे एलिमेंट्स हमने यू के अंदर लिख दिए, और उन यू के एलिमेंट्स में से जो ए में मौजूद थे वो ए के अंदर लिख दिए, और जो बी के अंदर मौजूद थे वो हमने बी के अंदर लिख दिए। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखें, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को यहाँ पे शो करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर फाइंड किया सी डी, यानी ए और बी में सी और डी कॉमन है, यानी इस पूरी डायग्राम के जिस पोर्शन में सी और डी लिखा हुआ है हम उसको शेड करेंगे, यानी ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रही हैं। इस पूरी डायग्राम के जिस पोर्शन में ये वाली लाइंस लगी हुई हैं वो ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रही हैं। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब है हमने यू में से ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो निकाल देना है। इसका मतलब है हमारे पास ये आ जाएगा, ये सारा पोर्शन जो है ये वो पोर्शन है जो ए और बी में कॉमन नहीं है। ये वाला पोर्शन ए और बी में कॉमन नहीं है, यानी हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन अपनी शेडिंग से निकाल दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इस डायग्राम के जिस पोर्शन में ये स्ट्रेट लाइंस लगी हैं वो स्ट्रेट लाइंस वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के एरिया को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड का आंसर। इसमें हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पहले हमने यू में से ए को माइनस करना है। इसके अंदर पहले एलिमेंट्स लिख लें, ए बी सी डी जी एच, और यहाँ पर सी डी ई एफ और जे। आई बच गया है, उसे इस पूरी डायग्राम में सर्कल के बाहर कहीं भी लिख दें। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो इस डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों डी मॉर्गन्स लॉ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ये सेम पोर्शन है। उसके बाद इसका शेडिंग पर फर्क पड़ता है इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन या इंटरसेक्शन लेने से। अब हमने यू में से ए को निकालना है। जब हम यू में से ए को निकालेंगे इसका मतलब है हमने ए पर शेडिंग नहीं करनी, ए वाले सर्कल पर हमने लाइंस नहीं लगानी, यू में से ए को निकाल देना है, यानी ए वाले पोर्शन पे शेडिंग नहीं करनी। यहाँ पर इन स्ट्रेट लाइंस का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए को निकाल दिया है। उसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने यू में से बी को निकाल देना है। जब यू में से बी को निकालेंगे तो हमने बी वाले पोर्शन पर शेडिंग नहीं करनी, बी वाले सर्कल में शेडिंग नहीं करनी, यू में से बी को निकाल देना है यहाँ पर।
ये हमने U में से B को निकाल दिया, यानी B वाले सर्कल में हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं लगाई। तो इन A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन पोर्शन है यहाँ पर लिख दें कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ब्लैक वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये B कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं, और जिस पोर्शन में ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं वो वाला पोर्शन, और जहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, ये वाला पोर्शन सारा हमारा आंसर का एरिया है। यानी वो पोर्शन, इस पूरी डायग्राम का वो पोर्शन जहां पे ये कोई शेडिंग नहीं हुई, वो वाला पोर्शन हमारे आंसर से निकल गया है। तो बाकी हमारा जो भी ये पोर्शन है वो हमारा फाइनल आंसर वाला पोर्शन है। इसमें भी हमने सी और डी वाला पोर्शन निकाल दिया था, और इसमें भी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में इतने पोर्शन में शेडिंग नहीं हुई, यानी ये वाला पोर्शन हमारा फाइनल आंसर से निकल गया है। तो हम लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी जहाँ पर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारा फाइनल आंसर है। आखिर में लिख दें फ्रॉम फिगर 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों डायग्राम्स में से ये वाला पोर्शन निकाल के जो बाकी वाला पोर्शन है वो हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें U और A दो सेट हमें दिए गए हैं और हमें कहा गया वेरीफाई दैट A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U, यानी A का कॉम्प्लीमेंट लेके उसका दोबारा A से यूनियन लिया जाए तो दोबारा आंसर U आ जाता है। तो सबसे पहले A तो हमारे पास मौजूद है लेकिन A का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट मतलब U में से A को माइनस कर दें। तो सेट U है हमारे पास 1 2 3 से लेके 20 तक लगातार काउंटिंग माइनस A। सेट A में एलिमेंट्स है 1 3 5 और इसी तरतीब से, जिस तरतीब से पहले 3 नंबर लिखे हैं इसी तरतीब से ये नंबर्स आते जाएंगे 1 3 5 आगे 7 9 11 13 15 17 और 19, यानी 1 से लेकर 19 तक सारे ओड नंबर्स। और यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग में से हम ओड नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ इवन नंबर्स रह जाएंगे 2 4। इस सारी गिनती में से ये वाले नंबर्स ओड नंबर्स निकाल दें तो बाकी सारे हमारे पास इवन नंबर रह जाएंगे 2 4 6 8 से लेके 20 तक। ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए, तो ए वाला सेट है हमारे पास 1 3 5 से लेके 19 तक यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 2 4 6 8 से लेके 20 तक। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में इन दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2, ओड नंबर्स इधर हैं और इवन नंबर्स इधर हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। 1 इधर से, 2 यहाँ से लिखा, 3 इधर है, 4 इधर है। इस तरीके से सारे नंबर्स इकट्ठे करेंगे तो 1 से लेके ओड और इवन नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे तो 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। और 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स वाला सेट U है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम U लिख दिया। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U, ये वेरीफाई हो गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं वेरीफाइड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें हमने A और U का इंटरसेक्शन लेना है और उसका आंसर A के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं A इंटरसेक्शन U। तो हमारे पास सेट A है, सेट ओड नंबर्स 1 3 5 से लेके 19 तक, इंटरसेक्शन सेट U है हमारे पास 1 2 3 से लेके 20 तक। अब देखना है इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो
इधर सिर्फ ओड नंबर्स लिखे हैं और इधर 1 से लेकर 20 तक सारी तरतीब से काउंटिंग लिखी है, तो इन दोनों में सिर्फ ओड नंबर्स ही कॉमन है। 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 लिख दिया। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 5 है और ये तरतीब से गिनती लिखते जाएंगे तो आगे आएगा 4 5, तो 5 भी दोनों में मौजूद है। इसी तरतीब से चलते जाएंगे तो आगे आएगा 19 इधर भी है और 19 इधर भी है। तो ये हमारे पास 1 3 5 से लेकर 19 तक ये वाला सेट आ गया हमारे पास ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यानी ए का और यू का इंटरसेक्शन है तो आंसर क्या आ गया ए। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस कर दें। तो सेट यू है हमारे पास 1 2 3 से लेके 20 तक सारी काउंटिंग, माइनस सेट ए है हमारे पास 1 3 5 से लेके 19 तक। अब यहाँ पर हमने u में से a को निकाल देना है। इसका मतलब है 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग में से हमने ये वाले नंबर्स निकाल देने हैं। ओड नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी सारे इवन नंबर बचेंगे। 2 4 6 8 से लेके 20 तक यहाँ पर कोई ओड नंबर नहीं होगा। अब हमने a कॉम्प्लीमेंट का और a का इंटरसेक्शन लेना है। तो हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास a वाला सेट है हमारे पास 1 3 5 से लेके 19 तक सारे ओड नंबर्स, इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 8 से लेके 20 तक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर सारे ओड नंबर्स हैं, इधर सारे इवन नंबर्स हैं। तो ओड नंबर्स और इवन नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। यानी ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट होता है।